हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि मॉर्निंग को 6 बजे हम डेली मिलते हैं ताकि हम यहाँ पर पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके यूपीएससी प्री के लिए, मेंस की हम बात करें, इवन के इंटरव्यू के लिए बात करें, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लास को अभी ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से फटाफट 10 सेकेंड के अंदर पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि हमारे क्लास में नोट्स बनाने बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपके मेंस के लिए 1750 यानी कि 1750 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको लिखना तो पड़ेगा। तो लिखने की हैबिट अभी से स्टार्ट कीजिए। जो लोग लिखना स्टार्ट नहीं किए वो लोग अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके मेंस के लिए जाने अनजाने आप कहीं न कहीं आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं नोट्स बना के। तो ये भी आपका एक शुरुआत है आंसर राइटिंग के लिए। तो चलिए आज देख लेते हैं कौन से आर्टिकल आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को थोड़ा शेयर करेंगे ताकि और भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ जुड़ सके, ठीक है। और आपके लिए आज मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यानी कि कुछ छोटे कुछ बड़े आर्टिकल्स। कुछ दिनों से हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े आर्टिकल्स को हम थोड़ा सा फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब फोकस कर रहे हैं। छोटे आर्टिकल जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए कहीं कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पर हम थोड़ा फोकस कम कर रहे थे। लेकिन आप थोड़ा मिक्स लेके चलेंगे, छोटे और बड़े आर्टिकल दोनों हम लेके चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए हम पूरे बड़े आर्टिकल्स फोकस करते हैं, तो यानी मेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो प्री और मेंस दोनों फोकस करेंगे, ऐसा ना हो कि बैलेंस बिगड़ जाए। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल्स। देखिए 26 नवंबर आपको डेट याद होगा, 26 नवंबर 1949। ये कौन सा डेट है? जिस टाइम में आपका जो संविधान है अडॉप्ट एंड इनेक्ट हुआ था, है ना। और हम लोग इसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस के नाम से। और ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है कि इसको सेलिब्रेट करना, कि 1949 में ये बन चुका है और हम लोग उस टाइम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए 2015 से। आप बोलेंगे सर ये पहले हम लोग क्यों नहीं किए? पहले ये कुछ चीज़ें ना बाद में होती है। आप बोलेंगे सर पहले 5G क्यों नहीं आया, 2G पहले क्यों आया? ये बस उसी सीक्वेंस में हम लोग बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ ये इस डेट को प्रिएम्बल में भी ये डेट लिखा हुआ है ना। पूरा ड्राफ्टिंग जो था ना, पूरा ड्राफ्ट जो कि B.R. अम्बेडकर जी ने उन्होंने किया था, ये बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। इन्फोर्समेंट यानी कि फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। ये तो डेट आपको मालूम होगा। इवन की प्रियम्बल की पूरी जो आपके टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, पूरे टेक्स्ट भी आपको याद होने चाहिए। आप हिंदी से याद कीजिए चाहे इंग्लिश से याद कीजिए, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी, जिसे भी याद करना है आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रियम्बल एटलीस्ट याद होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं, आप मेरे ख्याल से 5 से 10 बार अगर आप इस चीज़ को रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद हो जाएगा 5 से 10 बार। क्या है कॉन्टेक्स्ट? लेकिन हम लोग यहाँ पर ये नहीं कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो संविधान के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि पॉलिटी आपकी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग नहीं होगी तो आप पॉलिटी में कहीं ना कहीं क्लास कर रहे होंगे वेद सर से, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि संविधान दिवस के दिन में क्या ऐसी नई बातें हुई, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए लेकिन आपने मिस कर दिया, है ना। संविधान दिवस के दिन में 3 चीज़ें जो है ना लॉन्च की गई। वो लॉन्च किया था। अब बोले सर ये लॉन्च वाली बात तो वनडे ऐसा लग रहा है, ये वनडे वाला नहीं है, ठीक है। S3 वॉस एक वेबसाइट है ना। एक आपका होगी मोबाइल, एक जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 हो गया। जो अंडरलाइन कर रहे हैं बस यहाँ फोकस करना। S3 वॉस, आप बोले से S3 वॉस का मतलब क्या हो गया, इसके बारे में बात कर लें। S3 का क्या मतलब यहाँ पर है। एक यहाँ पर हो गया आपका वर्चुअल जस्टिस क्लॉक। भारत के प्रधानमंत्री 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस पर वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, कुछ घड़ी जैसा कुछ होगा, अभी देखेंगे क्या है। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 इन्होंने लॉन्च किया। डिजिटल कोर्ट S3 वॉस वेबसाइट्स ये सहित ई कोर्ट परियोजना के तहत कई 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 नई नई जो पहल है ना, इसको शुरुआत की गई। देखिए 26 नवंबर की का डेट क्यों चूज किया गया? क्योंकि इस टाइम में संविधान ड्राफ्टिंग हो चुकी थी, है ना। मतलब बन चुका था, टोटली बन चुका था, अडॉप्ट कर लिए थे, इनेक्ट भी कर लिए थे। लेकिन ये डेट में खासकर आप यहाँ फोकस क्यों होंगे कि आपका जो स्टेप जो लिया गया ना ई कोर्ट को लेकर, या हम ये बोल दें कि जो जुडिशरी के लिए, यानी कि जो न्यायपालिका जो होती है, इनके लिए यहाँ पर स्टेप्स लिए गए, इनके लिए यहाँ पर जो पहल जो कदम वो लिए गए। ऐसे एग्जाम्पल आप ना कोट कर सकते हैं, मतलब मेंस में जब लिखते हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिखते हैं तो आप ऐसे पॉइंट को कोट कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या है। हाँ एक चीज और, कौन से पेपर में कवर होगा? तो पेपर 2, क्योंकि ये संविधान दिवस है ना, संविधान दिवस जस्टिस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे उसमें आपका कवर होता है, तो ये आपका वहां पर कवर हो जाएगा।
आते हैं, कुछ नई बातें करते हैं और तीनों के बारे में ये देखते हैं कि तीनों है क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर जो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है, यानी कि आभासी न्याय घड़ी जो है, जिसको हम हिंदी से बोल सकते हैं, कभी कभी जो स्टेप्स होते हैं कि लाइफ प्रोग्राम है ना, लाइफ पहल जो हो गया, फिर आपका बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इसका हिंदी कन्वर्ट ना करना सही होगा, उसको एज यूजुअल आप जैसे आप इसको देख रहे हो एज सेम उसको उस तरीके से आप पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश से हिंदी करना ये उस स्टेप का कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है इसके लिए। तो यहाँ पर जो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक ये लॉन्च किया गया ना पीएम के साइड से, ये क्या है इसको सुनिए। ये बेसिकली क्या करेगा, क्लॉक है मतलब कुछ टाइम के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, किसकी स्टैटिस्टिक्स, तो वो ऐसे जजमेंट, जैसे आपका मेनका गांधी जजमेंट हो गया, आपका केशव भारती केस हो गया, फिर आपका बेरूबारी केस हो गया, फिर आपका बहुत सारे ऐसे केस है ना। तो ऐसे केसेस जो कि पूरी जुडिशरी के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क केसेस है, तो वो डेटा, वो स्टैटिस्टिकल या वो आंकड़े उसे उसे एक जगह पर कंपाइल करके स्टोर कर रखना या उसे उस सीक्वेंस में रखना, ये काम कौन करेगा, तो आभासी न्याय घड़ी। या एक चीज और समझाते हैं इसी को कैसा होने वाला है। आपने देखा होगा टाइमलाइन है ना, एक टाइमलाइन कुछ इस तरीके से होता है कि एक ऐसे हुआ, ठीक है, तो यहां से डेट लिखा होता है कि यहाँ पर 1908 हो गया, 1942 हो गया, 1978 हो गया, ये तो ये क्या टाइमलाइन है, इस तरह चलता है। तो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये हम बता रहे समझाने के लिए, कुछ इस तरीके से होने वाला है। और उसमें ये दिखाया जाएगा कि जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एक लैंडमार्क जजमेंट दी है अभी तक, और उनका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी सोसाइटी में, हमारे मतलब पूरे कंट्री में, ठीक है, इवन कि हमारी फंडामेंटल राइट्स में भी क्या बदलाव किए गए, इसके रिगार्डिंग कौन कौन जजमेंट आए, इसके भी टाइमलाइन होंगे। और वो कहाँ पर हमें मिलेगा, आभासी न्याय घड़ी, वर्चुअल, ये नाम में क्या वर्चुअल है ना, यानी फिजिकल नहीं होने वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है, ठीक है, ये तो मालूम होगा आपको। सेकंड, आपके पास में जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 यानी 1.0 लॉन्च हो चुका है। 2.0 में क्या होने वाला है, 2.0 के जरिए आपके ऊपर सर्विलियंस होगा, आपके ऊपर मॉनिटरिंग होगी, आपके ऊपर निगरानी होगी। किसकी बात की, आपके ऊपर कहने मतलब कि जुडिशरी के ऊपर, ठीक है, जुडिशरी के ऊपर निगरानी होगी। और ये कैसे होगा, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद 50 है ना, तो 50 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के पास में दोनों सेपरेट है ना, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर सेपरेशन है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट यहाँ से ये चीज़ें प्रावधान करेगी, लेकिन जो मॉनिटरिंग होगी, जो इसकी निगरानी होगी, ये किस तरीके से होगी कि कितने केसेस पेंडिंग हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपने किया ये काम किया नहीं किया, ये जजमेंट दिया नहीं दिया, उसके बारे में नहीं, कितने केसेस यहाँ पेंडिंग है ना, पेंडिंग केसेस हो गया, फिर कितने केसेस का जो किसके बारे में जस्टिस दी जा चुकी है, जजमेंट हो चुके हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर निगरानी होगी। ऐसा नहीं कि जुडिशरी के जो इंटरनल जो मैटर होती है इसके बारे में नहीं, जुडिशरी के जो केसेस हैं, अभी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। डेटा ये कहती है कि 5 करोड़ केसेस लोअर कोर्ट, सर्किट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ मिला के, तो 5 करोड़ केस जो है ना, अगर आप एक डेटा एक प्लानिंग करते हैं कि डेली अगर हम 100 केसेस भी करते हैं, 100 छोड़िए 200 भी करते हैं, फिर भी टाइम निकालने कितना लग सकता है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। और अभी तक इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप लिया नहीं गया है, हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट में आपका है डिजिटल कोर्ट, ठीक है, डिजिटल कोर्ट में नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है कि डिजिटल कोर्ट है, यानी कि हर एक जो जजमेंट या एक्टिविटी या डॉक्यूमेंट्स होता है, आपने देखा हो कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट कुछ जजमेंट देती है, तो उसमें ना बहुत मतलब नंबर्स ऑफ पेजेस होते हैं उस जजमेंट में। इवन कि आपने देखा होगा एक छोटा सा केस था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें 1200 पेज के उसमें पूरे इसके पेपर थे, 1200 पेज के डॉक्यूमेंट्स, एक जजमेंट 1200 पेज, मतलब। और उसमें भी इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं इतने टफ थे कि इवन कि
मतलब हमें भी दिक्कत हो रही थी। मेरी इंग्लिश बहुत सही है लेकिन हमें भी दिक्कत हो रही थी। कभी ट्राई किए थे वैसे, लेकिन आपको ट्राई नहीं करना, आप उसको मत देखना। तो उसके लिए भी यहाँ पर कोशिश की गई है कि सब कुछ डिजिटली कर दी जाए, पेपरलेस। और पेपरलेस तो होगा, लेकिन हम मेरे ख्याल से अपनी साइड से एक ऐड ये भी करेंगे कि आप यहाँ पेपरलेस जगह पे जो भी आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं उसको आप थोड़ा सा रीडेबल रखें, सिंपल क्रिस्प रखें, छोटा रखें। ऐसे 1200 पेज कर दिए और आपकी जो लैंग्वेज है बड़ा टफ है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 के बारे में बात कर चुके हैं, 1 2 3 के बारे में। ठीक है, एक यहाँ पर और एक है, कौन सा, देखिए जो भी हम बात की है S3 वॉस के बारे में। S3 जो वॉस है ना, S3 यानी कि यहाँ पर कुछ S नाम का होगा, वो 3 बार होगा ना, वो 3 कुछ ऐसा होगा। यस, तो यहाँ पर सबसे पहला सिक्योर हो गया, S का S एक हो गया सिक्योर, स्केलेबल, फिर आपका हो गया सुगम्य। तो उसे 3S बोला गया, यानी सुरक्षित, माप, हिंदी से आप इसको 3S नहीं कर सकते हैं, सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य। नहीं पहुंचनी हो, क्या इसका मतलब हो गया? देखिए, आप जुडिशरी, सपोज कीजिए कि कुछ भी ऑफेंस हुआ, कुछ भी क्राइम होता है, या कुछ भी समाज में या सोसाइटी में कुछ चीज़ें आप देखते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रीच करना, अप्रोच करना, और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का एक जरिया नहीं है, आप जानते हैं कैसे पहुंचना है, एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं। आप उस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं। वहां तक हमें रीच करना सुप्रीम कोर्ट, ये सुरक्षित, मापनीय का मतलब हो गया कि इसके लेबल, यानी कि ये पता किसके लिए, ये आपके लिए, हमारे लिए, कि आप कितनी आसानी से जुडिशरी को एक्सेस कर सकते हैं, कितने सुरक्षित तरीके से, कितना आप मतलब स्केलेबल, यानी कि आप किस स्केल, यानी कि कौन सा केस है, किस केस के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर पा रहे हैं। छोटा मोटा केस है, आप फिर भी आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्केलेबल है ना, मापनीय, सुगम्य, ये भी एक आसान, पहुंचने योग्य है ना, सुरक्षित तो होना ही चाहिए, पहुंचने योग्य भी होना चाहिए, यानी कि एक्सेसिबल, एक्सेसिबल होना चाहिए। तो 3S के बारे में, 3S3 वॉस के बारे में बात की। वॉस का मतलब वही हुआ वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर S3 वॉस जो है ना, ये एक वेबसाइट है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, अभी भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन तैयार कर रहे थे तो हमने खुद सर्च किया, हमें लगा ये टाइम पास है। आप बस इतना जानिए कि आप, ये एक वेबसाइट है जो कि 3S का फुल फॉर्म, जो हिंदी से है तो आप हिंदी से याद कर लीजिए, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश से याद कर लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये जो इसका इंग्लिश वर्जन है S3 जब लिखेंगे तो इसका इंग्लिश वर्जन ही आप कहीं ना कहीं साइड में लिख लेंगे, हिंदी वाले भी, ये काम आएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक डेट हम लिखे 19 नवंबर 2015, जब ये स्टार्ट किया गया ना, जब ये हम लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए, खासकर संविधान दिवस। अब उसमें आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये पहले हो चुका है और कहीं कहीं आप इसमें एक्सपर्ट होंगे कि संविधान कैसे बना, इसके क्या फीचर्स है, पार्लियामेंट्री फीचर्स है, पावर का सेपरेशन है, डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पर। ठीक है, आपका रियल हेड है, नॉमिनल हेड है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होगा कहीं कहीं पहले से। 2015 में स्टार्ट होता है ये, और 15 से लेकर अगर हम अभी देखें 2022 का, तो कितने टाइम्स ये हो चुका है जो अब तक हम लोग सेलिब्रेट किया है। 15 आपका सबसे पहला हुआ था, 19 में अनाउंस हुआ, और 26 को सेलिब्रेट किए फर्स्ट। तो 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये हम लोग 8, मतलब 8 ये आपका सेलिब्रेशन है। ठीक है, तो ये 8वां आपका सेलिब्रेशन हो गया। अब एक चीज थोड़ा आपसे हम पूछ लेते हैं, या आप नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करना, ऑफलाइन कमेंट करना, अगर आप ये क्वेश्चन ये सुन रहे हो तो ऑनलाइन भी करना, वैसे हम देखते हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों का जो चैटिंग चलता है ना, वो ध्यान होता है। बस इतना ही हमें लगता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, डायरेक्शन लेस हो चुकी है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मतलब क्लास सेंटर तो करते लेकिन पढ़ाई करते हैं, हम बहुत खुश हैं उन लोग से। और जो लोग क्लास सेंटर करते हैं वो लोग सिंपल चैटिंग में इन्वॉल्व होना, मेरे ख्याल से आपका टाइम तो वेस्ट है, और कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि क्लास में फोकस मेरा नहीं है। हाँ, मेरे सवालों के आंसर आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नज़र होता है, लेकिन उसका बस, इसके अलावा कुछ अगर आप बातचीत कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई से हटके आप पढ़ाई से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई से हटके बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ हमें भी होती है, और नुकसान आपको होता है। नुकसान किसे आपको होता है ये नहीं पूछिएगा। तो ये जो हमारा जो संविधान है ना, आई थिंक कि आप पॉलिटी में पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ये हाथ से लिखा हुआ है, ये हाथ से लिखा हुआ है। और एक क्या अच्छी बात है, किसने लिखा है,
ये आप कमेंट कर देना, ठीक है, किसने लिखा है। चलिए हम एक छोटा सा हिंट दें, प्रेम, ठीक है। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है। आप पूछेंगे सर दोनों हिंदी और इंग्लिश हाथ से लिखा हुआ है, यस, तो दोनों ये हिंदी इंग्लिश हाथ से लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश भी और हिंदी भी। आप बोलेंगे सर ये आज भी है, ये आज भी है, आज भी गवर्नमेंट के पास ये सेफ है, जो प्रेसिडेंट हाउस है जो वहाँ वहाँ पर ये सेफ है, और इसे रखा गया हीलियम का जो बॉक्स होता है, हीलियम से भरा एक बॉक्स होता है, उसी के अंदर इसको रखा गया है। देखिए क्या होता है ना कि आप 10 छोड़िए, आप 5 साल में कोई जो बुक होती ना, थोड़ा सा अगर उसको कभी खोला ना जाए 5 साल, तो उस 5 साल में वो जो पेजेस होते हैं ना, तो वो आपको मालूम है कि इतने सेंसिटिव, इतने नाजुक हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं, टूटने अलग स्थिति होती है। तो वो ना हो, यानी कि पेजेस के जो लाइफ टाइम है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, वो कभी खराब ना हो, दीमक ना पड़े, इसके लिए यहाँ पर रखा गया। आज भी देखेंगे आपको गूगल में ना इसका एक इमेज मिल जाएगा, देख के आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन आप देखना चाहते हैं दिल्ली आ जाइए, साथ में देख लेंगे। तो ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा एक इमेज मिला हमें, और इमेज के जरिए आप कहीं कहीं शॉर्ट में 1 मिनट का टाइम लेंगे, और ये आपको कहीं याद होगा कौन सा जो फीचर्स है कहाँ से लिया गया, ये कहीं कहीं आपको बहुत हद तक मालूम होगा। ब्रिटिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इसी से है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट यहीं से हम लोग लिए, और रूल ऑफ लॉ यहीं से, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप भी हम लोग, ये सिंगल सिटीजन हम लोग कनाडा से लिए। इसको यहाँ पर गलत, ये भी गलत लिख दिया, बताऊँ, कोई बात नहीं, हम सही कर दिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ आपको मालूम होगा, ठीक है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन आपको हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस, साउथ अफ्रीकन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये आपकी चीज़ें मालूम तो होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि यहाँ से हम लोग 65 to 75% जो प्रोविजंस है हम लोग ऑलमोस्ट यहीं से लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कंट्री की बात करें तो हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ से लिए। आगे क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था, आई होप कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, और ये हम पूरा हिंदी से, इंग्लिश से दिए, अच्छा हिंदी से भी दिए, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950, इनके ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, ऐसे टाइप के आर्टिकल्स के लिए मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन पूछना बनता है ना। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी 2021 में, 21 का क्वेश्चन है। यानी कि ओरिजिनली ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल कंडीशन में इस टाइम में कौन कौन से जो वर्ड हैं थे, नहीं थे, ये आपसे कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो जिनका आंसर यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक लोकतांत्रिक और गणराज्य, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभुता यानी कि सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SDR, संप्रभुता धर्म निरपेक्ष यानी सेक्युलर, सेक्युलर जो वर्ड है ना, ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया। तो इस, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है ना। लेकिन एक चीज सोचिए थोड़ा सा कि ये भी ठीक है, ये भी गलत है, ये भी तो हो सकता है ना, ये लोकतांत्रिक और गणराज्य ये तो है ही ना। लेकिन यहाँ पर आपसे ये ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये भी तो होगा ना, यस ये भी होगा, लेकिन आपको जाना है कहाँ पर, जहाँ पॉसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव का ये एक खासियत होता है कि जहाँ जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आपको दिखेगा कि ये आपका हो सकता है, बिल्कुल ये ऐसे, इसे कोई गलत बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अगर हम बोल रहे कि ऐसा ऑप्शन कुछ होता है कि ए बी है ना, या फिर ओनली 2 पेयर सही है, 2 पेयर है ना, तो ये कहीं ना कहीं दोनों सही होता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, यूपीएससी पता नहीं क्या क्या करेगी, ठीक है, तो ये आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख, अगला आर्टिकल हम देखते हैं, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन तो करवाते नहीं कभी हम। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत समलैंगिक विवाह, यानी कि यहाँ पर जो सेम सेक्स जो मैरिज है, यानी कि आप कह सकते हैं समलैंगिक विवाह है, इसको लेकर थोड़ा बदलाव किए जाने की बात की जा रही है। क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम 1954, बहुत पहले का यह अधिनियम है, के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले 2 समलैंगिक जोड़ों, यानी कि 2 कपल थे, 2 कपल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए, वहां गए, उन्होंने ये बोला कि हमें परमिशन दी जानी चाहिए क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इन्होंने अपनी साइड से कुछ दलीलें दी, और वो दलील क्या है वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि अब आपको ये लग रहा हो कि सेम जो सेक्स है या फिर समलैंगिक जो विवाह है,
पहले आप सुने होंगे कि एक फीमेल अपने से, यानी कि इसको क्या बोले थे हम लोग, सोलोगेमी, सोलो सॉरी हमें याद नहीं आ रहा उसका टर्म, तो आप टर्म उसको अगर याद आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक फीमेल, राजस्थान की एक घटना है, एक फीमेल अपने खुद से ही वो शादी कर ली, यानी सिंगल वो पर्सन है, सोलोगेमी शायद आई थिंक होना चाहिए, इसका वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी भी घटना हो चुकी है और ये भी अलाउ है। जब ये अलाउ है क्योंकि एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं, आपने सही तो लिखा हुआ है नहीं, मजाक कर रहे क्या आप, मतलब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अगर आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है, राइट टू लाइफ पढ़ा है, तो राइट टू लाइफ में ये जो लाइफ जो वर्ड है ना, ये ऐसा नहीं कि बहुत इसका एक नैरो टर्म है, इसका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, इसका एक ब्रॉडनेस इसका बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका टर्म जो है ना बहुत बड़ा है, मीनिंग इसकी बहुत बड़ी है। और मीनिंग को बड़ा करने में मेनका गांधी केस 1978 में जब हुआ था, तो इस टाइम ये बोला गया राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि आए खाए पिए सो गए चले गए मर गए, ये मतलब नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि राइट टू चॉइस, चॉइस को भी राइट टू लाइफ बोला गया, यानी कि आप अपनी चॉइस से शादी करते हैं, लेकिन हाँ 18+ होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो आपके पास राइट टू चॉइस है। तो यहाँ पर बोला ये गया कि हमारे पास में आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 को लेकर क्वेश्चन पूछा गया 2019 या 18 में, क्या कि एक कपल है, वो लोग मतलब अपनी जो एज की जो लिमिट है वो मतलब वहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब शादी वाले एज तक में, और उसके बाद वो शादी करना चाहते हैं, है ना। तो वो कौन सा आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के बारे में जो इसको ये राइट दे रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसको बना नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन समझे हुए रहेंगे तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा गया वो जब थ्योरी आप जब पढ़े होंगे उस टाइम में कोई पढ़ा होगा कोई भी, तो कभी सोचा नहीं होगा यार ये यहाँ पर कहीं लिखा होगा, लेकिन ये मालूम चल गया कि आर्टिकल्स सेम टू सेम डिट्टो तो नहीं आते हैं, आर्टिकल्स के एप्लीकेशन आते हैं, कहाँ यूज हो रहा है प्रैक्टिकली, कहाँ यूज होता है, तो वो चीज़ हम फोकस करते हैं अपनी क्लास में। तो दो समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर केंद्र और भारत के महान्यायवादी को नोटिस जारी किया, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखिए, दो लोग यहाँ पर नोटिस भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, सुप्रीम कोर्ट इनकी बात तो सुना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये पूछा है इस नोटिस में कि भैया आप बताओ क्या करना चाहिए ऐसे कपल का, सेम सेक्स वाले कपल का क्या करना चाहिए। देखिए सेम सेक्स के लिए हमारे संविधान में, या हम नहीं ये नहीं बोलेंगे, इसके लिए अलग से हम लोग एक वर्ड यूज करते क्या, LGBTQI भी आजकल आ गया, प्लस भी जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस मतलब और भी आज में आ सकता है, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हमने टर्म कहा बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जो है ना ये आपके सेम सेक्स को इसमें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आ रहे हो और इन लोगों के पास में भी फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, है ना। तो इसमें इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि एक कौन सा था आर्टिकल, और ये सेक्शन 360, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सेक्शन था, आईपीसी का था, तो उसे आप वो पहले था क्रिमिनलाइज्ड, है ना, वो चीज़ें वो पहले अपराध था, अब उसे अपराध की श्रेणी में उसे हटा दिया गया है। आपने कहीं के आप आई होप कि सुना भी होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए LGBTQ, अभी जो हम जस्ट बात की LGBTQ, ये जो है ना इसकी अगर हम नंबर निकालें पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे इंडिया की बात करें इंडिया में, ठीक है, तो इसकी जो जनसंख्या है ये 7 से 8% के आसपास में है। आप बोलें सर इसका डेटा यूज होगा, हाँ होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन अगर आते हैं क्वेश्चन में तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, शुरुआत तो करेंगे ना, कुछ नहीं तो शुरुआत तो करेंगे ना, कहाँ से करेंगे। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको एक डेटा रख दीजिए, करेंट डेटा, या फिर उसके बारे में कुछ डिफाइन कर दीजिए, है ना। तरीका ये होता है परिचय देने का, इंट्रोडक्शन देने का तरीका ये होता है, आप डिफाइन कर दीजिए, या फिर उससे आप कह सकते हैं कि जो एक डेटा है उसको आप कहीं के उसको लिख दीजिए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए आर्टिकल 21 इनको ये रिकग्नाइज करता है कि इनके पास में फंडामेंटल राइट्स है, इनके पास में फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू चॉइस है, अगर ये चाहे तो अपनी मर्जी से जो समलैंगिक जो विवाह है वो कर सकते हैं। तो ये तो कहीं कहीं दी जा रही है। अब बोले सर ये बड़ा ओल्ड लग रहा है, हमें ठीक से समझाइए। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, राइट टू लाइफ में, उसमें बहुत सी बातें लिखी नहीं गई है,
लेकिन लेकिन एक फ्रीडम हमें दी जाती है कि अपना चॉइस करने का। और जब चॉइस वहां बोला गया है तो यहाँ पर चॉइस में ये नहीं बोला गया कि यहाँ पर जो अपोजिट सेक्स है उसी को चूज करना है। जैसे कि आर्टिकल 21 है, आपको शादी करनी है, तो यहाँ ये नहीं बोला गया हमारे संविधान में कि आप शादी कीजिए ऑपोजिट जेंडर से ही करना है आपको। वहां साफ साफ बोला गया कि अपनी चॉइस से। अब उसे पता नहीं था, जो लिखने वाला पता नहीं था कि यार ये दिन भी कभी आ सकता है कि आप सेम सेक्स वाले भी विवाह कर सकते हैं। ऐसा कभी सोचे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब अब नहीं सोचे होंगे। अब इसके लिए अब ये जब कंडीशन आया तो वहां पर चीजें मेंशन तो नहीं है। अब क्या हो सकता है, देखिए होगा ये, अभी तक रिजल्ट नहीं आया अभी तक इसका, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो होगा वो रिप्लाई करेगी, इसके बाद फिर मामला तो और आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ इसके बारे में कुछ और भी कुछ नए पॉइंट्स बताएंगे, उसके बाद जजमेंट कुछ आएगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले भी हो चुका है ना ऐसी चीजें, होमोसेक्सुअलिटी है ना। तो पर ये था पहले होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में, संबंध बनाना। ये वाला जो है ना, ये विवाह के बारे में, समलैंगिक विवाह के बारे में। और पहले था कि इनके सेम जो जेंडर है वो एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यहाँ पर है आपका मैरिज को लेकर। तो होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पर जो एक वैध करार दिया गया है ना, आज से 2017 के टाइम की बात कर रहे हैं। हमें वो वर्ड याद नहीं आ रहा, हमें वो टर्म याद नहीं आ रहा जो हमें था आना चाहिए था। तो इसको वैधता मिल चुका है। लेकिन जो मैरिज है, मैरिज आर्टिकल 21 के तहत मिला इसको। इसमें कुछ जजमेंट है, जो केसेस है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही जजमेंट है, इसके पहले भी 2018 की हम बात करें, 18 में 2 जजमेंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले हम बात करते हैं शफीन जहान बनाम अशोकन KM और अन्य केस, जो कि 2018 में ही आया था। ये तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछने की सिलसिला अभी स्टार्ट हुई ना मेंस में, तो ऐसे जजमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख के जितना आप हो सके इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये बोला गया, इसमें शॉर्ट में लिखे ना FR, इसमें साफ साफ ये बोल दिया गया, यही वो केस था जिसमें यहाँ बोला गया, ठीक है, कि जो सेम सेक्स है ना, या समलैंगिक विवाह तो नहीं बोला गया, टर्म विवाह नहीं था, लेकिन हाँ जो होमोसेक्सुअलिटी थी इसे वैध करार दिया गया, रिकग्नाइज किया गया। इसको एक पहचान, एक मान्यता इनको दी गई कि ये एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स यानी कि इसमें जो पार्लियामेंट है उसे भी कम से कम एक चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से अमेंड करना पड़ेगा, चीज़ें को लाना पड़ेगा बिल लाके। तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पर ये केस ये दिखाता है कि हमारे पास में राइट्स तो है, ठीक है। ये पता ये क्रिएट कैसे हो रहा है, क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पर। संविधान में ये मालूम होता तो क्लैरिटी वहाँ पर वहाँ चीज़ होता, तो वो चीज़ लिख देते हैं कि यहाँ पर फ्रीडम तो है, लेकिन फ्रीडम ऐसा नहीं कि कुछ एक्सट्रीम पहुँच जाए, एक्सट्रीम फ्रीडम नहीं है मतलब, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो है। तो ये बोला गया, लेकिन हमें कुछ पॉइंट बनाने, क्योंकि एग्जाम में आपको हर साइड हर तरफ के पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि जो सेम सेक्स जो है ना, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। क्योंकि आप UPSC तैयारी कर रहे हैं, आप IAS बनने वाले हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको दोनों पक्ष को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अनबाइस्ड हो के आपको काम करना पड़ेगा ग्राउंड में भी जब बनेंगे तब, और अभी भी जब लिखेंगे आंसर राइटिंग, तो आपको दोनों पक्ष, यानी कि ये सही भी है और ये बुरा भी है, दोनों आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे सही है तो ऐसे केस को लिखेंगे, ठीक है, शफीन जहान केस को लिखेंगे। नवजेत, ये नवजेत हो गया ना, ये नवजेत सिंह है, ठीक है, नवजेत सिंह जोहार वर्सेस अन्य बनाम भारत संघ केस जो था, इसमें तो साफ साफ ये बोल दिया गया कि जो, अच्छा वो सिटीजन नहीं है, वो भी तो नागरिक है ना, वो भी तो नागरिक है, और नागरिक होने के नाते उसको ये अधिकार है कि यहाँ पर वो शादी करने का, ठीक है। अब नागरिक है तो यहाँ शादी करने तो हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेम सेक्स से करे या अपोजिट सेक्स से करे, ये कहीं साफ मेंशन नहीं है, तो इस पे साफ साफ बोल दिया गया सिटीजन है तो ये कर सकता है। ये बाहर वालों के लिए इंडिया में एंट्री ऐसे नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन इंडिया में है तो सिटीजन जो नागरिक है वो कर सकते हैं। अब इसी से केस भी आए, कोई बात नहीं, आपको तो पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बोल चुका है, इसमें बोला गया। अब यहाँ पर देखिए, लीगलाइज्ड सेम सेक्स, यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर 12 जो प्लस है ना, ये 12 प्लस पता क्या है, ये देश है, ये देश है जहां पर समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया गया है। उसमें से UK भी एक है, USA भी है, ये लोग टॉप में रहते हैं। कुछ भी वेस्टर्नाइजेशन जब भी होता है तो ये लोग टॉप में होते हैं। तो ये आपका हो गया कि जब आप पक्ष में लिखेंगे कुछ पॉइंट में
कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी नेगेटिव कमी निकालने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, कमी निकाल सकते हैं। ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सेम सेक्स, सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट तो आप भी बता सकते हैं। लेकिन जो अगर आप फैक्चुअल जो कुछ बताएंगे कि आपका पॉइंट सच में फैक्चुअल है, डेटा के साथ आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट जो है ना 1 2 3, अगर आप इसको कोट करते हैं अपने मेंस के आंसर में तो आपका मार्क्स कहीं कहीं अच्छा होता है। देखिए अगर हम बात करें, नीचे जो पॉइंट लिखा हो ना, ये पॉइंट ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो सीक्वेंस है, जो श्रृंखला है, या जो आपके जो रेंज की हम बात कर रहे हैं, ये ऑफर द टाइम, यानी कि शुरुआत से लेकर अभी तक हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका डेवलपमेंट हुआ है, इवॉल्व ये हुआ है। किस तरीके से? फंडामेंटल राइट्स में आप खुद सोचिए, पहले के यानी कि जो 2002 से पहले 86 संविधान जो संशोधन हुआ, इसमें जो राइट टू एजुकेशन है इसको बनाया गया फंडामेंटल राइट्स, है ना, अंडर 14 के लिए। तो इसके पहले वो कहाँ था? डीपीएसपी का वो पार्ट था। तो आखिर समय समय आने पर फंडामेंटल राइट्स की जो एक बोल सकते रेंज, जो इसका रेंज है वो और बड़ा हुआ है, रेंज बड़ा हुआ है। 1978 जाइए, आर्टिकल 21 इसका दायरा बढ़ा हुआ है। इवन कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका भी दायरा बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप उसमें देखते होंगे कि एक कौन सा है, कम्युनिटी का एक जो आपका पॉइंट है वो भी आपका ऐड किया गया। फिर आपका बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये जो सीक्वेंस है कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के साथ भी ऐसे किया गया। हाँ, फिर एक आर्टिकल 21A है ना, प्राइवेसी का इशू। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये फंडामेंटल राइट्स शुरुआत से लेकर अभी तक ये इवॉल्व हुआ है। अभी तक क्वेश्चन ऐसे बने नहीं है, लेकिन बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि जो हमारा जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये एक डायनेमिक वर्ड है। डायनेमिक कहने मतलब की चीज़ें ये जिंदा है। मतलब संविधान तो बोलते हैं, संविधान को लिविंग थिंग बोलते हैं, लेकिन संविधान के बाद भी अगर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये लिविंग है, क्या इसका मतलब हुआ? मतलब ये हुआ इसका कि इसमें हम लोग ओवर द टाइम इसमें चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कुछ ला रहे हैं। और ये जो चेंजेस है, ये जो बदलाव है, इस बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं जो भी क्या उसको बोलते हैं, जस्ट सेकेंड, यस, जो मतलब पूरी जो पब्लिक है ये लोग अवेयर है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, तो इसमें इतना काफी है। अगला जो आर्टिकल्स है ये आपका भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे सर ये कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए क्या है, पहले मामला ये समझते हैं। हाल ही में ये हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण यानी कि RBD क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसको लेकर यह अधिनियम 1969 का है। तो इसको लेकर इसमें कुछ संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा है, ठीक है, प्रस्ताव रखा है, ठीक है। अभी ये बिल नहीं आया है, अभी ये बिल नहीं आया है, अभी एक प्रपोजल है, एक प्रपोजल है, एक संशोधन करने के लिए एक प्रपोजल है जिसे रखा गया है। और जब ये रखा गया तो इसमें कुछ बातें भी तो होंगी, हाँ बातें भी होंगी। अभी ये बिल भी नहीं आया है, बिल आएगा, ठीक है, एक्ट बनेगा, तो इसको फिर से जब अब बिल जब आएगा ना तो वहां भी हम बात नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा। जब ये अधिनियम बन जाएगा, जब ये संशोधन हो जाएगा तो उसमें इसको हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं कि पूरा कहानी है क्या इसको लेकर। तो ये कौन से पेपर में आएगा? पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 किस लिए? पेपर 2 इसलिए क्योंकि ये आपका एक छोटा सा सिलेबस का पार्ट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट बॉडीज या पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये आपको उसी पार्ट है। पेपर 1 क्यों? पेपर 1 में आपका सोसाइटी पार्ट है। अब क्योंकि जन्म मृत्यु ये आपका सोसाइटी का ही हिस्सा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका उसमें 1 में कवर हो जाएगा। आते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई है। देखिए अभी जो प्रपोजल जो रखा गया बदलाव करने का, इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें की गई है। और वो अच्छी बात ये है कि क्या होता है ना कि पहले के टाइम में छोड़िए, अभी भी क्या होता है, अभी तो चल ही रहा कुछ चीजें। अगर किसी बेबी का जन्म होता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीछे रह जाती है। और अभी रिपोर्ट्स में ये भी बातें निकल के आई है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस एक्ट 1969 जो एक्ट है उसके तहत में जो बर्थ है और जो डेथ है दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है, वो दोनों का पंजीकरण 2010
से लेकर 2019 तक में जो इनका जो ग्राफ है, जो इनका दर है, वो बढ़ा है। यानी कि रजिस्टर, देखिए इंसान डेली जन्म लेता है और डेली डेथ होता है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ जो पर्सन है उनका, ठीक है। तो मरना जीना डेली का लगा होता है। अब इसमें कितने लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, कितने लोग का नहीं होता है, बहुत लोग का नहीं हो पाता है। जन्म का तो हो जाता है क्योंकि उसे स्कूलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ती है इसके लिए रिगार्डिंग। लेकिन जो डेथ होता है, डेथ को लेकर बहुत सारे जो लोग अवेयर नहीं है, अवेयर है भी तो लोग इसको समझना मतलब रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि लगता है कि यार डेथ में करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है ना। सरकार इसके लिए ये भी कर देखिए, अगर आप डेथ सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं डेथ का, तब वो कुछ ना कुछ आपको ऐसे कुछ मतलब फंडिंग आपको मिल जाएगी, पैसे वैसे, ठीक है, छोटे अमाउंट मिलेंगे, ठीक है, 20-25 हज़ार के आसपास में। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी इसके नंबर्स कम होते हैं। तो अभी ये देखा गया कि 2010 से लेकर 19 तक में, 2010 में जो डेटा था, 19 में जो अभी डेटा निकाला गया, उसको लेकर ये देखा गया कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ के भी, जन्म के भी और मृत्यु के भी, ये आपके बढ़े हैं, ठीक है, ये बढ़े हैं। और गवर्नमेंट ने इसी को देखते हुए ये भी सोचा कि इसको कंपलसरी करना चाहिए। पहले तो ये था मन मर्जी था, करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, बर्थ करना था, बर्थ का। डेथ का कंपलसरी वो बना ही नहीं गया था कि डेथ का। लेकिन अब डेथ को यहाँ पर जो मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं, एक तो होता है कि जन्म प्रमाण पत्र, एक होता है मृत्यु प्रमाण पत्र, ये करना ही होगा, ठीक है, ये जारी करना ही होगा, ये इशू करना ही होगा, ठीक है। अब ये कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजल में ये बात रखी, प्रपोजल में बोला गया, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, एक्ट जब बनेगा तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो है ना, ये अच्छा पहले ऊपर बात कर लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र ये तो अनिवार्य है ही, इसको तो जो का तो रखा गया, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र अब ये भी जारी करना होगा, कंपलसरी है। जैसे हर एक बेबी का विद इन कुछ मंथ में आप बोल सकते हैं कि उसका डेथ सर्टिफिकेट, सॉरी उल्टा बोल दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो यहाँ पर भी आपका बनेगा, अब इसका डेथ का ही बनेगा, ठीक है, डेथ का बनेगा। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है ना, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, ये रिपोर्ट यही रिपोर्ट है जो ये कहा कि इसके जो रेट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, बर्थ के जो पंजीकरण है, जन्म के जो पंजीकरण है, और जो मृत्यु के जो पंजीकरण यानी कि डेथ के सर्टिफिकेट है, ये दोनों जो है ना ये बढ़े हैं, इन्होंने रिपोर्ट निकाला। तो ऐसे बॉडी को आप थोड़ा सा दिमाग रखना कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली में जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है, जन्म और मृत्यु दोनों का पंजीकरण, यहाँ पर इसका रिकॉर्ड, एक डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ मेंटेन हो गया ना देखिए, और ये वही हम बोले डेटाबेस को मेंटेन करता है, ये वाली चीज़ें, ठीक है, डेटाबेस जो डेटा होता है ये मेंटेन करता है। अब यहाँ पे एक टर्म है क्या, अगर आपने सुना होगा इस चीज़ का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्टर, एक आपको क्या नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, एनसीआर। एनसीआर का वर्ड जो ना आपने सुना होगा, सिटीजनशिप जो एक्ट था, उसमें बड़े मतलब आप बोल सकते हैं कि इसको मेजर फॉर्म में इसको आप सुने होंगे, एनसीआर 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 आने वाली है, एनसीआर आने वाली है, कहीं ना कहीं आप ये जब सुने होंगे तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप ये भी सोचेंगे होंगे कि ये समझना चाहिए एनसीआर है क्या, है ना। यहाँ पुरानी बात करें, यहाँ शॉर्ट में बात कर लेंगे। एनपीआर, एनसीआर के लिए आपका एनपीआर जो ना, एनपीआर का पहला चरण होता है। अभी एनपीआर क्या होता है, देखिए एनपीआर की जो पहली जो स्टार्टिंग जो हुई थी, ये आपका 2010 में स्टार्ट हुआ था, और 2015 तक आते आते ये थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हुए हम लोग डोर टू डोर जाना स्टार्ट किए, और वहाँ जाके हम लोग एनपीआर के जरिए हम लोग जो डिटेल्स है वो लेना स्टार्ट किए। क्या होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी पर्सन हैं, 2010 में जब ये डेटा लिया गया तो उसमें 119 करोड़ का लिया गया। इनका अभी ये डेटा है, अभी वही डेटा है, वही डेटा भी हमारे पास में अभी काम चल रहा है। और एनसीआर जो ना एक इसका एडवांस वर्जन मान चलिए। क्या मतलब हुआ, देखिए एनपीआर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इंडिया में जो 6 महीने से जो रह रहा है, ध्यान सुनेंगे इससे, ठीक है, जो 6 महीने से यहाँ पर रह रहा हो एटलीस्ट, और जो 6 महीने बाद रहने का कुछ चांसेस है कि ये आज से कोई एक रेंटर है जो कि आप बोल सकते हैं कि वो अमेरिका से है, ठीक है, पढ़ने के लिए आया है ना, और यहाँ पर वो फ्लैट लेके रह रहा है, तो उसका भी यहाँ पर एनपीआर बनेगा। ये ऐसे चीज़ें ना कभी आप इसको समझे रहेंगे तो क्वेश्चन जैसे भी आएगा कि एनपीआर के तहत में जो फॉरेन, जो विदेशी छात्र या विदेशी जो
नागरिक है वो कवर नहीं होते हैं, सरासर गलत है। उसमें ये भी कवर होंगे, लेकिन उसमें कंडीशन लिखा होगा कि वो अगर इंडिया में 6 महीने रहने के कुछ चांसेस है या 6 महीने से वो रह रहा हो तो एनपीआर उसका बन जाएगा। तो ये जब बन जाएगा तो उसका एक एडवांस, उसका बड़ा भाई कौन है, एनसीआर। तो एनसीआर ये कहेगा कि जो इलीगल, अब जो यहाँ पर इलीगल जो माइग्रेंट है, जो इलीगल एंट्री किए हैं इंडिया में, उसके लिए यहाँ पर एक फिल्टर आउट करने की बात की जाती है एनसीआर में। मतलब उसे यहाँ से ऐसा नहीं देश से तुरंत निकाल दी जाए, मतलब उसको एक साइड रखा जाएगा, ये इलीगल माइग्रेंट है, इलीगली यहाँ पर आया हुआ है। तो ये एक जो पूरा प्रोसेस है वो एनसीआर करता है, सॉरी एनआरसी करता है। एनसीआर बोल दिए ना, एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन, एनआरसी हो जाता है। हमें लगा एनसीआर तो दिल्ली वाला एनसीआर हो गया, ठीक है। तो एनपीआर से एक प्रोसेस है एनआरसी तक जाने का। एनपीआर एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई वो है। एनपीआर हर एक के लिए जो इंडिया में 6 महीने से जो रह रहा हो और 6 महीने के बाद भी रहने की कुछ सोच रहा हो, उनके लिए ये आपका प्रोग्राम है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखे है, एक अधिनियम जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके बारे में बात किए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण आरबीडी अधिनियम 1969। अभी इसी में बदलाव करने की बात की जा रही है। हाँ, इसमें पहले से लिखा हुआ कि मृत्यु पंजीकरण भी, लेकिन ये कंपलसरी इसमें किया ही नहीं गया है इसमें, लेकिन इसको लोग सीरियस लेते नहीं है, जन्म को लेते हैं। तो यहाँ पर इस संशोधन में बेसिकली फोकस किया जाए कि यहाँ पर जो मृत्यु का जो पंजीकरण है, डेथ जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर भी फोकस करेंगे लोग। और जो भी खासकर जो ऑफिशियल्स, जो ऑफिस जो खासकर इस रजिस्ट्रेशन को जो कंडक्ट करवाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे खासकर इसके लिए। जैसे जन्म के लिए उधर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन डेथ के लिए वहाँ लोकल लेवल में जो भी आपका ऑफिस अवेलेबल है, वो ऑफिस आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। अगर आपकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनती है, डेथ पंजीकरण नहीं होता है उसके लिए, ठीक है। मतलब अभी ये होगा, इसमें नहीं है, अभी ये प्रपोजल रखा गया, जब ये आएगा तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कुछ कानून बन जाएंगे। RGIEI यहाँ पर क्या है देखिए, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, यही करती है रजिस्ट्रेशन, यही करती है आपका डेथ और जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन। और इतना ही नहीं, ये वही है, इंसान नहीं, ऑफिस है जो आपके हर एक डेटा को रेजिडेंस को, आपके पास में कितने, आप रेजिडेंस में कितने लोग हैं, हर एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल का जो डेटा ना इन्हीं के पास होता है, ठीक है। इसके चीफ होते हैं, चीफ जो होता है वो सेंट्रल लेवल के द्वारा इलेक्ट की जाती है, अपॉइंट बोल सकते हैं। ये आरबीडी कुछ यहाँ पर छोटा सा नहीं, एक छोटा सा बोल सकते हैं कि फीचर्स है, शॉर्ट में इसको समझते हैं, पूरी इंग्लिश से हम इसका हिंदी नहीं कर पाए, ठीक है। एक इमेज हमें मिला, उसको हमें लगा बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ एंड डेथ्स इज कंपलसरी, लेकिन अभी जो प्रपोजल रखा गया संशोधन का, उसमें डेथ को कंपलसरी किया जाएगा, पहले भी था, अभी इसको और भी किया जाएगा। बर्थ मीन्स लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ, यानी कि देखिए बर्थ का मतलब क्या हुआ, मीन लाइव बर्थ यानी कि जो जन्म हुआ है लाइवली, ठीक, लाइव, स्टिल यानी कि जो अभी बर्थ होने वाला है, ठीक है, दोनों के लिए यूनिफॉर्म लॉ होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स यूनिफॉर्म, सबके लिए यूनिफॉर्म होगा, यानी कि कोई भी किसी भी रिलीजन के लिए अलग ऐसे नहीं होने वाला है। प्रिस्क्राइब्स फंक्शनरीज एट द सेंटर स्टेट, देखिए जो भी फंक्शन, जो भी आपका एक ये पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होने वाला है, आपके नाम को रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, पंजीकरण करना, ये कोई तो करेगा ना, यस कोई करेगा। तो स्टेट सेंटर से लेकर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल्स तक में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दी जाएगी, ठीक है। किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोविजंस जो आपका इसके हैं। सेक्शन 346, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ज़्यादा ये नहीं करना है। बर्थ एंड डेथ इवेंट्स टू बी रजिस्टर्ड, ज़्यादा इंग्लिश हो गया क्या, आप बोल देना, ठीक, कमेंट कर देना सर इंग्लिश ज़्यादा हो गया, तो हम इसको ऐसे फिर नहीं लाएंगे हम। रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार एट द प्लेस ऑफ द अक्रेंस एंड विद इन हर हिज जुरिस्डिक्शन, देखिए हमने अभी कहा ना, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो आप रिस्पॉन्स होगा खासकर इसके लिए, तो ये आपका लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर से इंग्लिश सबोलिस आ गया, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। पेनल्टीज होगा, अगर राइग्रोस पेनल्टीज क्लॉज ऑन रजिस्ट्रार्स हु फेल टू रजिस्टर, यानी कि अगर रजिस्ट्रार्स अगर रजिस्टर करने में फेल हो जाता है तो उसके लिए राइगोरस पेनाल्टी, यानी कि उसके लिए कोई दंड का प्रावधान भी होगा। राइगोरस यानी कि एक टफ हार्ड, है ना, ये चीज़ बस वही चीज़ लिखी हुई है डेटाबेस के बारे में जो हम पीछे हम बोल चुके हैं। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, थोड़ा टाइम देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब तो हो जाएगा, कर देंगे इसको। आगे देख लेते हैं कितना बड़ा है ये। कर लेंगे, कर लेंगे, चलिए। दुर्लभ पृथ्वी धातु यानी कि आप रेयर अर्थ जो मेटल्स है इसके बारे में एक आर्टिकल था। क्या है आर्टिकल्स, पहले हम ये देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, इसको समझते हैं। दुर्लभ पृथ्वी खनिज के आयात के लिए चीन पर भारत की निर्भरता के बीच भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, यानी कि एफसीआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII से क्वेश्चन पहले पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इस बारे में पूछने के चांसेस होते हैं। ने सरकार से इस क्षेत्र में निजी खनन को प्रोत्साहित करने और आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने का आग्रह किया है। तो CII ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप खासकर जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इसमें सेल्फ सफिशिएंट यानी कि खुद से अपने ऊपर निर्भर रहना, अपने ऊपर किसी दूसरे कंट्री पर नहीं होना। चीन का नाम यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि चीन 2010 का डेटा ये कहता है, एक आपको मैप दिखाते हैं, 2010 का डेटा है, 2010 का डेटा ये कहता है इसमें कि जो चाइना था वो 97% इसमें रेयर अर्थ मेटल उनके पास में चीजें थी, क्वांटिटी में भी और कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोर करने में भी। इंडिया के पास में उस टाइम में 6% ही था। आज के टाइम में जो ग्राफ है थोड़ा बदला है, और आज के टाइम में जो ग्राफ है ना कुछ, अच्छा ये आई होप कि यहाँ पर होगा, अच्छा यहाँ पर नहीं है ना, कोई बात नहीं। आज के टाइम में जो है ना वो ग्राफ इस तरीके से है कि चाइना में 60% जो एज ए क्वांटिटी वहां पर जो रेयर अर्थ मेटल है वो वहां पर है। क्या होता है ये भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा डेटा सुन लीजिए। चाइना फिर भी अभी टॉप में है, चाइना अभी फिर भी टॉप में है। तो ये तो आपका मेटल लिख दिया, हमें लगता है वो इमेज हम अटैच नहीं किया, कोई बात नहीं, हम इसे बोल दे रहे हैं। तो चाइना जो है ना, चाइना आज भी टॉप में है 60%, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वैसे 90% था पहले। इसके बाद में इंडिया के पास में भी इसका बोल सकते हैं, इंडिया 5वें-6ठे नंबर पे है खासकर रेयर अर्थ मेटल पे। तो इंडिया की पोजीशन भी कम है। एक तो होता है कि उसको एक्सप्लोर करना, उसे निकालना, है ना, एक उसको ढूंढना यानी कि एक्सप्लोर करना, एक होता है माइनिंग करना, यानी कि अगर हमें मिल चुका है तो उसकी माइनिंग होती, खनन होती है। दोनों का काम अलग अलग होता है, दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, दोनों का काम अलग, क्योंकि एक काम है इंटेलिजेंसी, उसे मालूम करना कहाँ पर ये हो सकता है। दूसरे काम यहाँ पर है कि बस लेबर लगा के उसे निकाल लेना। ठीक है, तो बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर पेपर ये 1, 2, 3 तीनों में आ सकता है। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस के बारे में बात करता है, तीनों में चीजें कवर हो सकती है। ठीक है, दुर्लभ ये तो हम बात कर चुके हैं। थोड़ा सा और चीज हम बात करते हैं जो कि अगले स्लाइड में। देखिए यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है भारत दुर्लभ पृथ्वी मिशंस, इंडिया में ऐसा नहीं कि, और खासकर इसमें ये भी बोला गया कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मिशन चल रहे हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन ओशियन मिशन। तो उसी सीक्वेंस में हमारे पास में ये एक मिशन है भारत रेयर अर्थ मिशन। जो कि रेयर क्यों बोला गया, रेयर बोलने के पीछे दो रीजन है। दो रीजन कौन सा है, तो दो रीजन ये, एक तो रीजन ये है कि इसे एक्सप्लोर करने में, इसके अन्वेषण में टाइम लगता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये पहले से हम लोग इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, अब ये जाके चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही है, इसलिए रेयर हो गया। अब इंडिया में इसकी मात्रा क्वांटिटी भी कम है, तो इसलिए भी रेयर है कि ये हमारे लिए रेयर हो गया। तो इसकी जो पूरे वर्ल्ड में बात करें, पूरे वर्ल्ड में इसमें बहुत सारे कंट्री है, इसमें चाइना भी है, जापान भी है, यूएसए भी कहीं कहीं है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री, इंडिया भी है, लेकिन सब कंट्री इसे नहीं है, सारी कंट्री नहीं है, बहुत ही कुछ ही कंट्री, इसमें चाइना इसमें टॉप में है। ठीक है, यहाँ पर एक है रेयर अर्थ जो मेटल है ना, ये पूरे कितने यहाँ पर जो मेटल्स है टोटल अभी आपके काउंट हुए अभी तक प्रेजेंट है, तो 17 है, उसमें से आपका जो 15 है वो आपके लेंथेनाइट्स फॉर्म के, अगर आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं तो लेंथेनाइट्स में आपके 15 जो कैटेगरी है वो आपके इसमें कवर होगा। बाकी जो दो हुए 16, 17 ये आपका स्केडियम है, स्केंडियम और येट्रियम है। ठीक है, जो कि आपका रेयर अर्थ मेटल्स है। आपको रटना ये नहीं है, बस दिमाग में रखिए तीन चीज को। 17 आपको रटने नहीं बोलेंगे, 17 से आगे हम लगा के तुम लाए थे, इसको आप मिल जाएगा, वैसे पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा। तो ये आपको रटना नहीं है, बस तीन आप रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम भी पूछेगा आपसे ना, तो वो भी चला के उसको मालूम है कि यार बच्चा इतना रटेगा नहीं, तीन आपके लिए काफी है। ठीक है, चीन का एकाधिकार इसमें है। ठीक है, इसमें खास कर खान यानी कि ब्यूरो ऑफ माइंस जो है ना, ब्यूरो ऑफ माइंस जो है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये करता है क्या, ये यहाँ पर करता है एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक्सप्लोर करता है चीजों को, नई नई मेटल्स को एक्सप्लोर करता है। तो एक्सप्लोर हम अभी एक वर्ड बोले तो इसका काम क्या है, इसका काम है अन्वेषण।
यानी कि अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोर करना। एक यहाँ पर इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी कि IREL, इसका काम क्या है? माइनिंग करना। वैसे माइनिंग जो पहले था ना, माइनिंग पहले प्राइवेट के हाथ में कुछ कुछ था, लेकिन उससे पूरा छीन के इससे दे दिया गया। तो बोल सकते हैं यहाँ थोड़ी सी इशू भी है, समस्या भी है। किसकी? तो मोनोपोली का, गवर्नमेंट का, PSU का पूरा मोनोपोली होता है। एक यहाँ पर MMDR क्या होता है? इसका मतलब हुआ, देखिए, मिनरल इसका ये डेवलपमेंट रिसोर्स एक्ट ऐसे कुछ होगा। तो इसको भी संशोधन करने की बात की जा रही है। 2021 में ऐसे हुआ है, सॉरी ये हो चुका है। तो इसमें बेसिकली ये करके इसका जो राइट्स था, खासकर अपनी हमने कहा ना कि IREL के पास में टोटल जो राइट्स दे दी गए खासकर माइनिंग के लिए, ये आपका इसी में चीजें में इसी एक्ट में हुआ था। बस इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपके मेडल्स हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आई होप कि आप इसको देख लेंगे और इसका आंसर आप ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम साइड हट चुके हैं और क्योंकि टाइम की कमी मेरे पास में भी है। तो हम थोड़ा सा लास्ट में आपको बताना चाहते हैं, मेरे पास ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मेरे पास कल तक के आर्टिकल्स हमने आपके लिए तैयार कर रखे हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका हो गया। देखिए, एक तो आपका यहाँ से देख लीजिए जल्दी से, ये आपका हो गया एक पॉइंट, जो कि रिसेंटली ये समग्र जो प्रोग्राम है आपके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये आप इसको एक बार देख लेंगे। और ये आपका ऑफलाइन सम जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ये आप ही के लिए। नेक्स्ट ये जो एग्जाम सिलेक्शन जो मिला एग्जामपुर, ये भी आपके लिए, ठीक है, जो कि हम हर क्लास में बात करते रहते हैं। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट एग्जामपुर का जो एप्लीकेशन है, ये आपके लिए, आप चाहेंगे तो एग्जामपुर सर्च करना है, डाउनलोड करना है, इसके पूरे फीचर्स आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये रहा नंबर जहाँ पर आप इसको कॉल करके अपनी डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये नंबर रहा व्हाट्सएप के लिए, जहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हमारा टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। कैसा लगा सेशन, आप जरूर इसको फीडबैक बताएंगे ऑफलाइन फीडबैक में। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।